हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राइट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, जब भी हम मल्टी बैगर स्टॉक्स की बात करते हैं, जब भी हम पेनी स्टॉक्स की बात करते हैं, तो हमें राकेश झुनझुनवाला जी की याद आ जाती है, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी ने बहुत पैसा कमाया है विद द हेल्प ऑफ मल्टी बैगर स्टॉक्स। तो अगर मैं आपको बताऊं तो राकेश झुनझुनवाला जी ने सिर्फ एक स्टॉक के ज़रिए 10,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमाए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइटन की। तो हम भी राकेश जी की तरह ये फिगर आउट करने के लिए निकल जाते हैं कि हमें भी कोई अगला टाइटन मिलेगा, हमें भी कोई मल्टी बैगर स्टॉक मिलेगा जिससे हम करोड़ों रुपए कमाएंगे। तो क्या हम रियलिटी में मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं? क्या मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढना पॉसिबल है? देखो, पॉसिबल तो हर चीज़ होती है, बट मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढना इतना आसान नहीं है। बट हम कुछ चीज़ें ऐसी जान सकते हैं जिससे मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढना हमारे लिए आसान हो सकता है। देखो, हमने टाइटन की बात करी, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन के अंदर क्यों इन्वेस्ट किया? आप अभी मुझे कमेंट करके बताओ। आप इस सवाल का जवाब दे ही नहीं सकते, क्योंकि आज तक ये सवाल एक मिस्ट्री है। कोई भी ये नहीं जानता कि राकेश जी ने टाइटन के अंदर क्यों इन्वेस्ट किया, क्योंकि टाइटन के फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं थे। तो चलो टाइटन की थोड़ी केस स्टडी जान लेते हैं। राकेश जी ने टाइटन के अंदर इन्वेस्ट किया था 2002 के आसपास। उस टाइम पर 2000, 2001, 2002 टाइटन की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो हर साल कम होती जा रही थी। टाइटन का फाइनेंशियल डेटा ठीक नहीं था। आप उसका ROCE देख लेना, बिट देख लेना, पैट देख लेना, किसी भी चीज़ के नंबर्स ठीक नहीं थे। बट इन सारी चीज़ों के बावजूद राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन के अंदर इन्वेस्ट किया। तो अगर आप कोई भी मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने जाते हो तो आप टाइटन से और राकेश जी से क्या क्या की पॉइंट्स सीख सकते हो, चलो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है, दैट इज़ फाइनेंशियल डेटा में नॉट बी वेरी यूजफुल। राकेश जी ने टाइटन के अंदर इन्वेस्ट किया, उनको पता था कि प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है, कंपनी का रेवेन्यू कम होता जा रहा है, कंपनी के अंदर इंटरनल इश्यूज हैं, यूनियन स्ट्राइक्स हैं, मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। फिर भी उन्होंने इन्वेस्ट किया बिकॉज वो एक मल्टी बैगर स्टॉक की तलाश में थे। सेकंड पैरामीटर है प्रॉब्लम। अगर किसी भी कंपनी के अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम चल रही है तो होगा क्या, उसका जो शेयर प्राइस है वो अंडरवैल्यूड हो जाएगा, यानी वो कम हो जाएगा। और यही मौका होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए पैसा लगाने का, कि वो कम प्राइस पे, कम वैल्यू पे कंपनी के शेयर्स खरीद ले। और जैसे ही कंपनी की वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी तो दोबारा से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देगा। देखो, हम ये कह सकते हैं कि राकेश जी की भी ये टाइटन पर एक बेट थी। ये उनको भी शायद नहीं पता था कि टाइटन आगे चलकर इतना बड़ा हो जाएगा। जब राकेश जी ने 2002 के अंदर टाइटन के अंदर पैसा लगाया था तो उस टाइम पर टाइटन का शेयर प्राइस 3 रुपए का था। आज से करीब 20 साल पहले, सिर्फ 20 साल के अंदर टाइटन का 3 रुपए का शेयर प्राइस आज 3300 रुपीज का हो गया है। तो आखिर ऐसा हुआ कैसे? इट्स बिकॉज ऑफ मेगा ट्रेंड। तो 2002 के बाद जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ना शुरू हुई तो लोगों की जो सेविंग्स थी वो भी बढ़ना शुरू हुई। तो लोग देखने लगे कि हम गोल्ड में पैसा लगाएंगे, हम ज्वेलरीज खरीदेंगे। तो लोगों का झुकाव उस सेक्टर की तरफ थोड़ा ज़्यादा होने लगा। और जैसे जैसे फैशन कल्चर आया तो लोगों ने वॉचेस खरीदना शुरू कर दी, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला टाइटन को। तो इस पूरे मैक्रो ट्रेंड की वजह से टाइटन 3 रुपये से उठकर आज 3300 रुपये तक पहुंच गया है। राकेश जी को 2002 में ये भी फ़ायदा मिला कि जो टाइटन का PE था वो बहुत लो था और अर्निंग पर शेयर EPS बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी। तो मैं अभी आपको एक फ्रेमवर्क देता हूँ, एक स्ट्रक्चर देता हूँ कि किस तरीके से आप मल्टी बैगर्स को ढूंढने की अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डेफिनेटली मल्टी बैगर्स को ढूंढ सकते हो। कोई भी ये क्लियरली नहीं बता सकता कि ये पर्टिकुलर कंपनी आगे जाकर मल्टी बैगर होगी, कोई भी नहीं बता सकता। और अगर आपको कोई कह रहा है कि ये सर्टेन स्टॉक्स के अंदर आप पैसा लगा दो, ये आगे जाकर मल्टी बैगर्स होंगे, तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करना है, क्योंकि आप राइट इन्वेस्टिंग के व्यूवर हो। मैं आपको जस्ट एक लेमन तरीका बता रहा हूँ जिससे आप वाइडली सोच सकते हो। सो पॉइंट नंबर 1,
इन्वेस्ट इन बंच ऑफ स्टॉक्स। इफ़ यू रियली वांट फाइंड मल्टी बैगर्स तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं होगा कि आप पर्टिकुलर कंपनी के अंदर किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दोगे और आगे जाकर वो मल्टी बैगर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपके पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स होने चाहिए। राकेश जी ने भी बहुत सारे स्टॉक्स खरीदे थे, उनमें से टाइटन आगे जाकर मल्टी बैगर बना। बहुत सारे इन्वेस्टिंग गुरुज आपको ये बताएंगे कि आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं करनी चाहिए, इससे आपका जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो कम हो जाएगा। बट अगर आप मल्टी बैगर्स की तलाश में हो तो डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए नेसेसिटी बन जाती है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, दैट इज डोंट टू मच फोकस ऑन फाइनेंशियल डेटा, क्योंकि आपके लिए मल्टी बैगर्स की तलाश में ये ज़्यादा ज़रूरी साबित नहीं होगा, जैसे हमने टाइटन के एग्जाम्पल में देखा। आप में से कुछ लोग शिकायत करोगे तो मैं आपको डाइवर्सिफिकेशन का एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक मॉडल दे देता हूँ। सपोज आपने 50 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो तैयार किया, जिसमें से आपको ये मान लेना है कि जो 20 स्टॉक्स है, 20 स्टॉक्स वो आपके ज़ीरो हो जाएंगे, उनमें आपका कुछ नहीं बचेगा। जो 10 स्टॉक्स होंगे वो आपको निफ्टी सेंसेक्स जितना रिटर्न देंगे, ऑलमोस्ट 12% का। जो 10 और स्टॉक्स होंगे वो आपको थोड़ा निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न दे देंगे, 15% का दे देंगे। और 5 ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आपको 20% दे देंगे। और इन 50 स्टॉक्स में से 1 या 2 स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आगे जाकर मल्टी बैगर बनेंगे। और इन 50 में से एक मल्टी बैगर तभी बनेगा जब आप इन 50 स्टॉक्स को वेल रिसर्च करके पोर्टफोलियो बनाओगे। और ऐसा भी नहीं है कि इन 50 में से मल्टी बैगर बनेगा, हो सकता है ना बने। हमेशा आपको उस सेक्टर के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका जो ग्रोथ रेट है वो इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से ज़्यादा है, तभी आप सक्सेसफुल मल्टी बैगर को ढूंढ पाओगे। आपको हमेशा ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जिनका जो पी है वो कम है, जो आगे जाकर EPS की ग्रोथ रेट दे सकती है, यानी EPS उनका एक्सपैंड हो सकता है। आपको हमेशा ग्रोइंग इंडस्ट्रीज पर फोकस करना है। देखो, मैं ये नहीं जानता कि आप अगला टाइटन ढूंढ पाओगे या नहीं, बट मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि आप इतनी रिसर्च करके एक ऐसी कंपनी तो ज़रूर ढूंढ लोगे जो आपको ओवर द लॉन्ग टाइम पीरियड 25%, 30% का रिटर्न ज़रूर देगी। देखो, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, बट आसान भी नहीं है, तो आपको हमेशा इसको सीखते रहना है। अब पीछे बहुत सारे लोगों ने गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर बहुत पैसा लगाया। लोगों का यकीन था कि गेमिंग इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी, और हो सकता है ये आगे जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आगे नहीं जाएगी, बट अभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं। तो ऐसे में 2 तरह के इन्वेस्टर्स हैं। एक वो हैं जिन्होंने अपना जो भी स्टॉक्स खरीदे थे सब कुछ बेच दिया, और दूसरे वो हैं जो अभी भी होल्ड करके रखे हुए हैं। तो ये उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल है, वो क्या रिटर्न चाहते हैं, क्या रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको एक ऐसी इंडस्ट्री ढूंढनी है जहाँ पर जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है, जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है, वो थोड़ी कम हो, क्योंकि पता नहीं गवर्नमेंट कब क्या इंट्रोड्यूस कर दे। मल्टी बैगर्स के ऊपर जितनी चीज़ें हो सकती थी मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की। अगर फिर भी कुछ रह गया होगा तो मैं फर्दर आगे वीडियोस बना दूंगा। देखो, फाइनेंशियल एजुकेशन ना तो हमारे घर पर हमें सिखाई जाती, ना स्कूल्स के अंदर सिखाई जाती, और ना कॉलेजेस के अंदर सिखाई जाती। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको सीखें और फाइनेंशियली फ्री हो जाए, अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर ले। कोई भी इंसान आपको आकर खुद से पैसे नहीं देगा कि ये ले सिमरन और जी ले अपनी ज़िंदगी। आपको पैसा कमाना पड़ेगा, उसको ग्रो करना पड़ेगा। और फाइनेंशियल एजुकेशन देने के लिए, फाइनेंशियल नॉलेज देने के लिए ही हमने इस चैनल की शुरुआत की है। हमारा बस यही मोटिव है कि हम देश के हर कोने तक फाइनेंशियल एजुकेशन को पहुंचा सके। अगर आपका हमारे लिए कोई भी वैल्यूएबल फीडबैक है जिससे हम अपने आप को और भी इम्प्रूव कर सके और आपको और भी ज़्यादा बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके, तो हमें ज़रूर बताइएगा। Stay tuned only on Right Investing for the upcoming videos.